दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। 6 दिसंबर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का आयोजन होने जा रहा है। उसके लिए हम समसामयिक घटना चक्र इस बुक के माध्यम से पूर्व में पूछे गए सभी शिक्षक भर्ती संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। इनमें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के साथ ही अन्य जीआईसी प्रवक्ता 2015 तथा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016 इन सभी परीक्षाओं में पूछे गए सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही अन्य जो प्रमुख बिंदु हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं 2018 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एलटी ग्रेड परीक्षा का आयोजन किया गया था उसमें जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे गए थे उन पर चर्चा करेंगे, उनका विस्तृत एवं सरल व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। इसमें पहला प्रश्न दोस्तों दिया गया था, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें म्लेच्छ कहा जाता। तो इसमें शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। इसमें इसकी व्याख्या देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण में म्लेच्छ शब्द का प्रयोग हुआ है। इस ग्रंथ में म्लेच्छ उन्हें कहा गया है जो संस्कृत भाषा नहीं बोल सकते थे और संस्कृत परंपरा से भिन्न भाषा या भाषी थे। तो ऑप्शन डी आपका इसमें राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ राजा दिया है और दूसरी तरफ उनकी पत्नी का उल्लेख है। इसमें ऑप्शन देखते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी है उसमें कुबेर नागा हो जाएगा। समुद्रगुप्त जो कि गुप्त साम्राज्य के प्रमुख शक्तिशाली शासक रहे हैं, इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त ए से हो जाएगा। नीचे आपका दिया चंद्रगुप्त द्वितीय, ये कुबेर नागा, और कुमारगुप्त प्रथम ये अनंत देवी इनकी जो पत्नी है। तो ऑप्शन इसमें आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कथन सही है। तो पहला ऑप्शन दिया है, यह भारतीय राज प्रशासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है। दूसरा ऑप्शन दिया है, इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता। तो उसमें ऑप्शन जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये चाणक्य यानी कौटिल्य के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक है, और कौटिल्य जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक ये चंद्रगुप्त मौर्य थे और इनके जो प्रधानमंत्री थे ये चाणक्य थे। इन्हीं के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है अर्थशास्त्र, इसके बारे में पूछा गया है कि कौन से कथन जो इसमें सही हैं। तो इसमें दिया है, व्याख्या देखते हैं, अर्थशास्त्र पुस्तक के रचनाकार आचार्य कौटिल्य हैं। इस पुस्तक में राजतंत्र से संबंधित विस्तृत निर्देश दिए गए, जैसे राजकुमार की शिक्षा दीक्षा, राजदूतों एवं जासूसों का चयन, न्याय व्यवस्था इत्यादि का इसमें उल्लेख किया गया है। हालांकि इसमें मौर्य साम्राज्य और शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसमें और प्रश्न देखते हैं कि इस कारण कुछ विद्वान जैसे स्पेन, जोली, विंटरनीज, किथ और आर्य भंडारकर ने अर्थशास्त्र को चाणक्य की रचना नहीं माना। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में एक रूप में बताया। तो इसमें इब्न बतूता को बताया गया। इब्न बतूता मोरक्को देश का, अफ्रीकी मूल के, अफ्रीका महाद्वीप में मोरक्को देश है, वहाँ का एक निवासी है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 में भारत की यात्रा पर आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। इनका यात्रा वृत्तांत आपसे पूछा जा सकता है, रेहला किसकी रचना है। तो यात्रा वृत्तांत है मोरक्को का जो यात्री इब्न बतूता उसकी रचना है, और इन्हीं के द्वारा दिल्ली को वृहद और भव्य शहर बताया। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक तो लॉर्ड रिपन को कहा गया है। 1882 में इनके द्वारा स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है। तो 14 दिन हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत चलाया जाता है, और ये संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, और ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। आपसे पूछा जा सकता है कैसी प्रक्रिया है, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, पूछा है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो भारत में किसी भी जो राज्य हैं राज्यपाल
के पद और उसकी गोपनीयता की शपथ उस राज्य संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का जो चीफ जस्टिस होगा, जो मुख्य न्यायाधीश होगा, वही दिलाते हैं। हालांकि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसमें देखते हैं व्याख्या दिया है। अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी जो अगर वो एब्सेंट हैं उनकी अनुपलब्धता में उस उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की जो शपथ है वो संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के तीनों सोपानों की व्यवस्था की गई? तो पंचायती राज का उल्लेख भाग 9 में किया गया है। भाग 9 में किया गया है तथा साथ ही 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो लॉर्ड रिपन को इससे पहले प्रश्न में हमने चर्चा किया है। और B.R. मेहता, बलवंत राय मेहता, B.R. मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज को अपनाया गया है, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? तो तेल शोधनशाला छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं, हालांकि गुजरात में है, केरल और पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्यों में है। इस बार लोक सेवा आयोग, ये 2018 का प्रश्न पत्र है दोस्तों। अब लोक सेवा आयोग का जो प्रश्न पूछने का तरीका है वो बदल गया है। उसमें कथन कारण से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? ऑरेंज रिवर का संबंध ऑस्ट्रेलिया से नहीं है, क्योंकि ऑरेंज जो नदी है ये अफ्रीका महाद्वीप की दक्षिण अफ्रीका जो देश है उसकी नदी है। ये नदी ड्राकेंसबर्ग पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो यहाँ आपका एक प्रश्न और हो गया। ड्राकेंसबर्ग जो पर्वत है ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है और इसमें एक स्थल रुद्ध देश है लेसेथो। दक्षिण अफ्रीका के मध्य एक स्थलबद्ध देश है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? तो नागालैंड में जनसंख्या का ह्रास हुआ। इसमें दिया है केरल में 4.9% की वृद्धि हुई, सिक्किम में 12.9, नागालैंड में -0.6 की जो है वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी? तो जन्म नियंत्रण को माल्थस के द्वारा जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए सर्वाधिक प्रभावी उपाय बताया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है? ये पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आया है। रेगिस्तान है, घास का स्थल है, टुंड्रा प्रदेश है, इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र को इसमें जीवोम नहीं माना गया। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में संबंधित है। भारत में उत्तर प्रदेश जो राज्य है इसमें एक राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो लखीमपुर खीरी जनपद में अवस्थित है। हालांकि जो असम राज्य है यहाँ काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग गेंडे के लिए जो है, एक सींग वाले गेंडे के लिए जो प्रसिद्ध है। इसके साथ ही उत्तराखंड राज्य में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है वो अवस्थित है। तो ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कुल प्रजनन दर बच्चे प्रति महिला उस समय के लिए इसका ऑप्शन जो है 2.2 यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। हालांकि इसमें 2015-16 में भारत में सकल प्रजनन दर ये बताया है 2.2 थी, इसमें सर्वाधिक प्रजनन दर बिहार राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता था? 1921 ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं, 1921 को भारत में महाविभाजन का वर्ष माना गया क्योंकि
इस दशक में 1911 से 21 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक हो गई थी, इसलिए 1921 को महाविभाजन का दर वर्ष जो है कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया है SRI विधि संबंधित है, धान से संबंधित है। कृषि से संबंधित भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इन जनरल स्टडी का जो सिलेबस दिया है आयोग के द्वारा, उसमें भारतीय इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, भूगोल, विश्व का भूगोल, सभी संबंधित जो टॉपिक्स दिए हैं सबसे प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मूंगफली, दूसरी तरफ उसका एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ कीट दिया फली छेदक, चना में फली छेदक, आपका धान में बका और मक्का में तना छेदक। तो उसमें ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा, नहीं ऑप्शन ए सही नहीं है। मूंगफली में जो रोग होता है सफ़ेद गिडार, ये संबंधित कीट हो जाएगा। सफ़ेद गिडार जो कीट है इसके द्वारा रोग किया जाता है मूंगफली में। अगला प्रश्न क्या, मक्का, आलू, मूंग के फसल चक्र की सघनता क्या है? 300% दी जाएगा। ये देखते हैं, फसल चक्र में उगाई गई फसलों की संख्या को फसल चक्र सघनता कहते हैं। फसल चक्र सघनता सदैव प्रतिशत में आकी जाती है। एक वर्ष में केवल एक फसल उगाने से फसल चक्र सघनता 100%, 2 फसलों से 200%, इसी तरह से सघनता जो बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल दिया है, दूसरी तरफ उसकी प्रजाति, मूंगफली कौशल, सरसों वरदान, अलसी ये चमत्कार, ये इसका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसमें दिया है अलसी की जो प्रजाति है उनमें सुरभि, जीवन, जानकी, नगरकोट और हिमालयनी। एक प्रश्न एग्रीकल्चर से भी आपसे पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता? तो प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक के द्वारा खसरा रोग का जो है निदान यानी उसका समाधान नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट हो जाएगा। एक प्रश्न कंप्यूटर और जो खोज दिया गया है उनसे संबंधित जो इंस्ट्रूमेंट है उनकी खोजकर्ता जो है उससे संबंधित दिया गया है। तो एक कंप्यूटर का खोज है चार्ल्स बेबेज के द्वारा जाता है। रेडियो, कार्ल बेंज, ये ऑप्शन आपका 20 में गलत हो जाएगा, क्योंकि रेडियो की खोज कार्ल बेंज के द्वारा नहीं बल्कि मार्कोनी के द्वारा की गई, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन बी ये राइट हो जाएगा। रेडियो की खोज मार्कोनी के द्वारा की गई है, जबकि बैरोमीटर की खोज ई टोरिसेली के द्वारा तथा डायनामो की खोज माइकल फैराडे के द्वारा की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, संचार उपग्रह सदैव अपनी चाल से ही परिभ्रमण करते हैं, या स्थिर रहते हैं, या भू स्थिर रहते हैं, या अपना पथ एवं चाल बदलते रहते हैं? तो जो संचार उपग्रह हैं सदैव भू स्थिर रहते हैं। इसमें इसकी व्याख्या देखते हैं, ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इनका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, इन्हें भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है? तो इसमें जर्मेनियम जो एक सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक जिसे आप कहते हैं, इसकी चालकता तापक्रम के साथ जो है बढ़ती जाती है। जबकि अन्य जो विकल्प दिए गए हैं इनमें तांबा, चांदी और लोहा ये मेटल हैं, धातु हैं, जबकि जर्मेनियम एक अर्धचालक। अर्धचालकों की विद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है तथा सुचालकों की अपेक्षा कम होती है। इनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। तो ध्यान देंगे, अर्धचालकों की जो प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये 2018 में प्रश्न पूछा गया था। अब इसका राइट आंसर 138 नहीं होगा। तो दोस्तों हमने 2018 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी व्याख्या सहज तरीके से करने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही घटना चक्र की इस बुक के माध्यम से जितने भी प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती में पूछे गए हैं उन सभी की हम निरंतर व्याख्या करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही इम्पोर्टेंट जो और टॉपिक हैं जो कि 6 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है
उसके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन पर भी चर्चा करेंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।